नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अभी भारत सरकार ने अगली जनगणना में जाति को भी शामिल करने का फैसला कर लिया है। कई लोगों को लग सकता है कि ये बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये फैसला लिया गया। कई लोगों को लग सकता है कि राहुल गांधी की मांगों के आगे भारत सरकार झुक गई है। कई लोगों को लग सकता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, लगातार तेजस्वी यादव या बिहार में विपक्ष इस मांग को धार देता आ रहा है, इसलिए सरकार झुक गई है। लेकिन सब कंक्लूजन पर हर व्यक्ति अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे, ये बात सही है। लेकिन एक चीज जो महत्व का विषय है, उस चीज पर आप देखिए, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और वो चीजें क्या है, आप याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, भारी बहुमत से बनी थी। पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला था। बीजेपी को ही नहीं, बल्कि 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी सरकार को देश में अपने बलबूते पर बहुमत मिला था। मतलब 30 वर्षों बाद कोई भी राजनीतिक दल पहली बार चुनाव जीतकर केंद्र की सरकार में सरकार बनाई थी। 2015 में क्या हुआ था, यही बिहार विधानसभा चुनाव था। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है। बयान क्या आता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में विपक्ष, उन दिनों नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी खेमा में थे। बिहार का विपक्ष इसी वक्तव्य को मुद्दा बनाकर उस बीजेपी को बिहार चुनाव में हराने में कामयाब हो जाती है, जो बीजेपी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को एक साथ पराजित करती है। क्या हो गया था? हुआ यही था कि मोहन भागवत के बयान को एक अलग नजरिए से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने प्रस्तुत किया। जनता ने उस पर भरोसा किया, बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। अब बढ़ते हैं 2017। 2017 में उत्तर प्रदेश में मार्च में चुनाव होता है। मार्च में 2017 के मार्च में वहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव होती है और बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के थिंक टैंक के अंदर बिहार माने देश भर में सोशल इंजीनियरिंग का कुछ फॉर्मूला जो पहले से चल रहा होता है, और उसी चल रहे फॉर्मूले के आधार पर मोहन भागवत का बयान आता है 2015 में। बिहार में नुकसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका फायदा होता है। उत्तर प्रदेश में होता क्या है? उत्तर प्रदेश में गैर यादव, गैर मुसलमान जितने भी वोटर हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाती है। आप याद कीजिए, उन दिनों केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर थे। मोदी जी कब्रिस्तान और श्मशान का नारा दे रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी 2017 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने फॉर्मूला सेट किया, उस सेट फॉर्मूले का परीक्षण हुआ था। लेबोरेटरी था बिहार और उत्तर प्रदेश, और उस लेबोरेटरी के फाइंडिंग के आधार पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन करती है। और उस आयोग को यह कहा जाता है कि आप पिछड़े वर्गों में सब कैटेगराइजेशन का क्या फॉर्मूला हो सकता है। क्योंकि सरकार के पास ऐसे कई फाइंडिंग्स थे कि जो पिछड़े वर्गों को जो देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र की नौकरियों में या फिर शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण है, उसका लाभ बहुत बड़ी आबादी को कुछ भी नहीं मिलता।
मात्र कुछ जातियां ही उसका लाभ पूरे उठा लेती है। तो इसी की जांच करने के लिए और इसके अनुसार संस्तुतियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग गठित होती है जिसे रोहिणी आयोग कहा गया। रोहिणी आयोग मैंने बताया कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश की रहने वाली में जन्म हुआ था जी रोहिणी, उन महिला हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। 4 सदस्यीय आयोग था। 13 बार से 6 महीने का पहली बार समय दिया गया था, 12 सप्ताह का समय दिया गया था इसको, और 13 बार सेवा विस्तार के बाद, समय बढ़ाए जाने के बाद इस आयोग ने 21 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और वो रिपोर्ट अभी तक भारत के राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार अगर राष्ट्रपति भारत सरकार को वो भेज देती है अगर तो और भारत सरकार अगर उसे स्वीकार कर लेती है तो फिर उसे पार्लियामेंट में रखना होगा, साथ में ही एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखना होगा। क्योंकि सरकार का एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसीलिए सरकार उसको स्वीकार नहीं कर सकती अभी, इसीलिए वो राष्ट्रपति के यहां ही पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के इतने दिनों से 2023 जुलाई 2023 से अब तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही थी और अब क्यों मजबूर हो गई करने के लिए? ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माने जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती, ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी न जातिगत जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने मजबूर किया। और संजोग ऐसा देखिए कि मजबूर करने का श्रेय भी सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान बने हुए हैं कि इस पर कार्रवाई हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और जाति जनगणना के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब कैसे होने वाला है इस बात को समझिए कि रोहिणी आयोग की फाइंडिंग और रोहिणी आयोग का जो सजेशन है, जो संस्तुतियां हैं, फाइंडिंग मतलब रिसर्च, और उसके बाद जो सजेशन रिसर्च के बाद, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 37% मतलब पिछड़ी जातियों में 37% और 900 जो कि पिछड़े वर्गों की में लगभग 2600 जातियां हैं देश भर में, उसमें 37% जातियों को, जो कि लगभग 983 जातियां हैं, इनको आज तक जब से मंडल आयोग लागू हुई तब से आज तक न नौकरी में, न आरक्षण, न नामांकन में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, मतलब आज तक कोई लाभ नहीं मिला। नंबर 1 फाइंडिंग है। नंबर 2 फाइंडिंग है कि मात्र 25% जो जातियां हैं, जैसे मान लीजिए मात्र 25% मतलब लगभग अगर 2600 जातियां हैं तो 25% मतलब हो गया कि 650 जातियां। इन 650 जातियों का 97% शेयर है उसमें, 97% मात्र, मतलब रेस्ट लगभग 2000 जातियां, मात्र 3% लाभ मिला है। उतना ही नहीं, मात्र 10 जातियों को पूरे देश भर में बताया गया है कि मात्र पूरे देश भर में 10 जातियां, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग हैं। ठीक है, अगर बिहार में बात करेंगे तो 2 प्रमुख जातियां सबसे ज्यादा जिनको लाभ मिलता है, वो है कुर्मी जाति और यादव जाति। इन लोगों को सबसे ज्यादा, उनकी आबादी के अनुसार सबसे बड़ा शेयर है। खैर यादव तो आबादी में भी बड़ी है, लेकिन कुर्मी जाति की आबादी कम है, फिर भी उनका हिस्सा उनकी आबादी की तुलना में कम से कम कई गुना ज्यादा है। और
तो ये हो गई वर्तमान स्थिति। अब उसका सजेशन क्या है ये देखिए कि इसको 4 भागों में बांटना चाहिए। इसका सजेशन है कि 4 भागों में बांटना चाहिए। अगर 27% के अनुसार, वैसे ये बढ़ेगा, अगर मान लीजिए 35% भी होते तो वर्तमान में तो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, अनुपातिक रूप से बढ़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो 27% आरक्षण है उसको कहा गया है कि 10, 10, 5, 2, मतलब 4 कैटेगरी बनाइए। वैसी जातियां जिनको अब तक कोई लाभ नहीं मिला, वो 983 जातियों को 10% आरक्षण दीजिए। उसके बाद जो 10% बचता है उसमें जो शेष, जो जिसको मैंने कहा ना कि मात्र 25% जातियां 97% पर हक जमाती है, अधिकार करती है, तो और जो बची 650 में से, मतलब 2000 में से 983 निकाल दीजिए, तो लगभग 1100 जातियों को फिर 10%, मतलब जो अभी 25% है उनके हिस्से कितना बचा? 7%। और उसमें भी वो जो 10 जातियां जो 75% पर कब्जा की हुई है उनको 2%। अब बताइए कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद किसका नुकसान होगा? सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की जातियों का नुकसान होगा, नीतीश कुमार की जाति का नुकसान होगा। क्या कर पाएंगे ये? क्योंकि उनके विरोध में कितनी बड़ी आबादी खड़ी होगी। और साथ में नरेंद्र मोदी ने एक और काम कर दिया है कि जाति केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि मुसलमानों में भी गिनी जाएगी। और मुसलमान में भी जो 85% आबादी है वो पसमानदा मुसलमान है। समझ में आया? नहीं आया? आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे ये जिसे हम कहते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, देखा है? एक भी हाथ जो मधुमक्खी के छत्ते में जाता है बिना खून से लोटपोट हुए बाहर नहीं निकलता है। कोई भी हाथ अगर मधुमक्खी के छत्ते में गया, कोई बच के बिना खून बहाए हुए मधुमक्खी बाहर नहीं लाने देती। वही है ये। और अब तक एक्शन टेकन नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों नहीं किया था? उसका एकमात्र कारण है, अगर अब गंभीर बातें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि हिंदू नहीं बटे, हिंदू जाति के आधार पर राजनीतिक रूप से न सामाजिक रूप से बटे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको एक और 2 चीजें मैं जोड़ दूं केवल। जिस दिन 30 तारीख को सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना कराने का फैसला किया, उससे एक दिन पहले 29 अप्रैल को मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले सप्ताह, एक सप्ताह पहले अलीगढ़ में, आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि देश में हिंदू की एकता के लिए आवश्यक है कि हमारा एक मंदिर, एक श्मशान और एक कुआं होना चाहिए। मतलब एक ही मंदिर में सब जातियों का प्रवेश हो, एक ही कुआं पर सब जातियां पानी पिए, और एक ही श्मशान में हर जाति को मुक्ति मिले, जिससे कि हिंदू के अंदर विभाजन नहीं हो। और यही कारण था जिस कारण से अंततोगत्वा जब लगा आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को, कि वो इस मुद्दे पर हिंदू समाज को एकजुट रखने में सक्षम नहीं हो पा रही है, समाज इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है, तो अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर इन शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।